सड़कों पे जाओ तो नेता वोट चोरी के खिलाफ निकला हुआ है, उसके पीछे जनता कुत्तों के लिए निकली हुई है, और उसके पीछे गाड़ी वाले बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई तो निकलो। ना कोई टैरिफ पे बात हुई, ना कोई मेजर अनाउंसमेंट हुई, ना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रुकने पे कोई बात हुई, बस अलास्का में गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। सेक्युलर देश है, जब हिंदू ऑफेंड हो सकता है, मुसलमान ऑफेंड हो सकता है, सिख ऑफेंड हो सकता है, तो क्रिश्चियन भाई क्यों पीछे रहे हमारा? आई फाउंड माई हस्बैंड हु इज द लव ऑफ माई लाइफ ऑन हिंज। इट्स नॉट द डेटिंग एप्स दैट if you know you know. All this drama has taught me one thing: the nation is in dire need of neutering its own population other than dogs. संजय गांधी ने ट्राई किया था दोस्त। देश के साथ सरकार क्या करने वाली है, जो सोच के मुझे डर लग रहा है। अब ट्रंप को क्या चाहिए वो सबको पता है, उसको सिर्फ चाहिए नोबेल पीस प्राइज। देश की हालत ऐसी हो गई है कि कमाने ना जाओ तो भूख से मर जाओगे, कमाने जाओ तो एक्सीडेंट से। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां अब हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। आगे जाके अगर कभी मैं बोलूं कि एक ऐसा हफ्ता था जहां कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया, then know that I was talking about this week। क्योंकि भाई हर दूसरी कंट्रोवर्सी न्यूज में है और हर न्यूज पर कंट्रोवर्सी हो रखी है। चलिए इस हफ्ते का पूरा माल पानी बताता हूं। पहले शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच। अब ये तुम्हें पता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन में 750 स्पीचेस देते हैं, लेकिन उनकी जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एक स्पीच होती है जो बताती है कि सरकार ने पिछले एक साल में क्या किया और अगले एक साल में देश के साथ सरकार क्या करने वाली है, जो सोच के मुझे डर लग रहा है। 103 मिनट की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने पहले 20 मिनट तो खूब बोर किया। देखो, नो डाउट यहां पे कलेश नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में सरकार जीएसटी रेट्स कम करने जा रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। उसके बाद ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर पे बात की और बताया कि आने वाले टाइम में भारत अपने इन हाउस फाइटर जेट्स बनाएगा। हमारा अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं। ना फ्रांस से राफेल लाना पड़ेगा, ना रशिया से सुखोई, सीधा अहमदाबाद से एयर इंडिया। तुम्हें शर्म है कुछ? इसके बाद आने वाले टाइम में हम डीप सी एक्सप्लोरेशन पे बहुत काम करेंगे, इंडिया मेड सेमीकंडक्टर यूज करेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी में भी बहुत काम होने वाला है। एंड इसके अलावा आरएसएस की थोड़ी सी प्रेजिंग, नेहरू जी की थोड़ी सी बिचिंग, यू नो द ड्रिल। बट इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ वो हुआ सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के ऑर्डर को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनको उठाकर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। जिसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। कई सारे डॉग लवर सड़कों पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मेरे दोस्त को भी उठा के लेके जा रहे थे, मैंने रोका कि भाई साहब ये भौंकने वाला है, काटने वाला नहीं, इसको छोड़ दो। इसके अलावा भी इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी वीडियोस आई, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, मैंने कुछ पढ़े एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड। पहला तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ नॉन इशू। अगर आप डेटा मैप करोगे तो पिछले कुछ सालों में बोथ स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन और डॉग बाइट के केसेस दोनों बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत सारे डॉग बाइट के केसेस हो रहे थे, कई लोगों की रेबीज से मौत हो चुकी थी और बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जहां पर पेट लवर्स और सोसाइटी वालों में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। इनफैक्ट लीगल डोमेन में ये इसके केसेस बढ़ते जा रहे थे कोर्ट्स में। पर इसके बावजूद एक ऐसा ब्लैंकेट डिसीजन कि हाँ सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर होम में डालो, ये कहां से सेंस बना रहा है? अदिति बोलती है एससी सुओ मोटो कॉग्निसेंस स्टार्टर पैक, वुमेन सिक्योरिटी नहीं, वुमेन तो बहुत सिक्योर है, क्राइम्स नहीं, साइबर फ्रॉड होते रहते हैं, पॉइजनस यमुना नहीं, बैड सीवेज, स्ट्रे डॉग्स, कुत्ते। व्हाट अबाउट ध्रुवराट? अरे साले, इंडियन मीडिया हाईलाइटिंग स्ट्रे डॉग्स न्यूज जस्ट टू हाइड वोट चोरी न्यूज है। कुत्तों की बात कुत्ते क्यों करेंगे? देखो भाई, उनको तो अभी पिंजरे में डाला जाएगा, ये तो ऑलरेडी पिंजरे में है। दिस इज वेयर बीजेपी विल लूज अ फ्यू सपोर्टर्स। ईटिंग एनिमल्स एंड किलिंग देम आर टू डिफरेंट थिंग्स. Dogs are community animals. The only way is to reduce their population via sterilization. Unfortunately, the government of the day has miserably failed. All this drama has taught me one thing: the nation is in dire need of neutering its own population other than dogs. संजय गांधी ने ट्राई किया था दोस्त. How are people on Instagram crying for stray dogs in Delhi? They have a husky and a German shepherd. Will only adopt fancy breeds, might injure them while rash driving,
won't take them to vets if found ill or in a miserable condition, won't raise their voice or against an unsocial elements hurting them, but government अगर कुछ कर रही है तो उसके against में जाना है. I think this summarizes every single argument which is for this decision. है ना कि भाई जो हो रहा है सही के लिए हो रहा है, और वहां पे थोड़ी सी बात करते हैं. जानवी चौहान बोलती हैं, आई वर्कड इन एन एंटी रेबीज क्लिनिक इन मेजर दिल्ली हॉस्पिटल्स. आई हैव सीन किड्स एंड एडल्ट्स कम इन ब्लीडिंग, इन्फेक्टेड, सम डाइंग, मोस्ट वर इन प्रोवोकिंग डॉग्स जस्ट वॉकिंग बाय. द न्यूज इज फुल ऑफ राइजिंग बाइटिंग केसेस एंड द नंबर्स आर इन स्मॉल, मिलियंस आर बिटन. पीक एग्जांपल ऑफ सरकार कुछ करे नहीं तो भी दिक्कत, सरकार कुछ कर रही है तो भी दिक्कत. सरकार से तो दिक्कत होनी ही चाहिए. ऐसा डिसीजन कि सरकार तो बस देखो, डिसीजन के बारे में एक चीज क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि वो सारे ही कुत्ते उठा के ले जा रही है ना. हमारी सोसाइटी में आए थे, 3 बच गए. ये कैन डू जनरेशन है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है कि स्ट्रे डॉग्स हैं, लोगों को काट लेते हैं, उनको रेबीज हो जाता है, किसी को मॉल कर देते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो कुत्ते हैं, उनको क्या पता, वो तो आवारा जानवर है, उनका भी उतना अधिकार है जितना हमारा अधिकार है. सॉल्यूशन क्या है? देखो, जितना भी इस पे काम स्टडी हुआ है उसमें यही पता चला है कि इसको रोकने का इकलौता सॉल्यूशन है कि जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए. इनफैक्ट इसी को लेकर 2001 में ब्लू क्रॉस ने और सरकार ने एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें आवारा कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करानी थी. हाँ, आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन रोकने के लिए एक पूरा नेशनल प्रोग्राम चालू किया गया था. पर फिर भी डेटा बताता है कि ऑलमोस्ट हर राज्य में, हर शहर में आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी ही हुई है. अभी क्यों बढ़ी है पॉपुलेशन? उसके 3 मेजर रीजंस बताए गए. पहला तो ये कि इन जनरल शहरों का दायरा बढ़ा है ना. एक म्युनिसिपैलिटी है, वो एक जगह की देख सकती है ना देख रेख, पर धीरे धीरे जैसे शहर विकसित होंगे, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ेगी. फिर दूसरा ये जो काम होता है कुत्तों को स्टेरिलाइज करने का, उनकी नसबंदी करने का, वैक्सीनेशन कराने का, ये ज्यादातर कुछ एजेंसीज को आउटसोर्स किया जाता है. फिर एनिमल राइट्स वाले आ जाते हैं कि भाई इनको अधिकार नहीं है, उनका टेंडर कैंसिल हो जाता है, फिर टेंडर रीइश्यू नहीं होता. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म इन्वॉल्व्ड. और तीसरा, जो इंडियन स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग थोड़ी कंपैरेटिवली जल्दी होने लगती है बाकी ब्रीड्स के मुकाबले. कुतिया नहीं बोल सकता मैं, कुछ लोग ऑफेंस ले लेंगे. फीमेल कुत्ती 2 साल की होती नहीं है, 4 और निकाल देती है. माइट साउंड ऑफेंसिव बट इट इज नॉट. बट ऑन अ सीरियस नोट, जब इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है उसके लिए बैठ के पहले पॉलिसीज बनानी होती है, और पॉलिसीज बनाने के लिए चाहिए होता है डेटा. और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है. ऑर्डर तो इशू कर दिया कि सबको उठा के भाई हम डाल देंगे शेल्टर होम्स में, पर अगर आप नेशनल लेवल पे बात करो कि कितने कुत्तों का वैक्सीनेशन हुआ, कितने की सर्जरीज हुई, तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नहीं है हमारे पास. आखिरी अवेलेबल डेटा है 2019 का, जब लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था. अच्छा, आपने तो बोल दिया कि सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर होम में डाल दो, पर शेल्टर होम्स में क्या हो रहा है उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की. इनको कहते हैं ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, जो बेसिकली आवारा कुत्तों को उठाते हैं, उनको वैक्सीनेट करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, और फिर उनको वापस उनकी जगह पे छोड़ आते हैं. पर जब ABC सेंटर का सर्वे किया गया तो पाया गया कि उनमें से ज्यादातर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कुत्तों को रखे हुए हैं. और जब ऐसे आप कुत्ते भरते जाओगे वहां पे, तो उनका जो कोर काम है स्टेरिलाइजेशन, वो नहीं कर पाएंगे. और कई सारे सेंटर तो ऐसे थे जिनको म्युनिसिपैलिटी ने पैसा ही नहीं दिया था, बेचारे अपने जेब से खर्चा लगा के कुत्तों को वैक्सीनेट कर रहे थे, स्टेरिलाइज कर रहे थे. तो भाई किया क्या जा सकता है? इसका बेस्ट एग्जांपल है द स्टेट ऑफ गोवा, जहां पिछले 5-6 साल से डॉग बाइट से सिर्फ 1 या 2 मौतें हुई हैं. क्योंकि गोवा की जब सरकार थी, जब मनोहर पारिकर वहां के CM थे, तो उन्होंने एक MOU साइन किया था. उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया था और कहते ना उसको वॉर फुटिंग पे, वहां पे उन्होंने अपने जो लोकल डॉग्स थे उनको स्टेरिलाइज किया था, वैक्सीनेट किया था, और फिर मॉनिटर किया था. बट ये सेम मॉडल पूरे इंडिया में रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पुराना सेंसस भी लेके चलोगे तो ऑल ओवर द कंट्री लगभग 6 करोड़ कुत्ते हैं. अब इन 6 करोड़ को अगर आपको वैक्सीनेट करना है, स्टेरिलाइज करना है, तो उसका खर्चा पड़ेगा लगभग 10,000 करोड़ रुपए, जो हमारी सरकार के पास नहीं है. तो इसका एक जुगाड़ ये है कि आप सारे नहीं, जो फीमेल डॉग्स है बस उनकी नसबंदी करो. और दूसरा, ये जो अडॉप्शन का ट्रेंड है इसको थोड़ा चेंज करो. जो बाहर के ब्रीड्स को अडॉप्ट किया जा रहा है उनकी जगह जो इंडी डॉग्स हैं उनको लोगों को अडॉप्ट करने को बोलो. डॉग लवर्स को डॉग चाहिए, डॉग को लव चाहिए, मिला दो एक दूसरे से. अच्छा, पिछले हफ्ते हमने E20 फ्यूल पे प्रोटेस्ट की बात की थी, कैसे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और वो जो पेट्रोल बेचा जा रहा है उस पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और इस हफ्ते ये मुद्दा बहुत चला. सड़कों पे जाओ तो नेता वोट चोरी के खिलाफ निकला हुआ है, उसके पीछे जनता कुत्तों के लिए निकली हुई है, और उसके पीछे गाड़ी वाले बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई तो निकलो. अब व्हीकल ओनर्स के E20 फ्यूल से 2 प्राइमरी कंसर्न्स हैं. पहला तो ये कि भैया गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है इससे, और दूसरा गाड़ी का इंजन डैमेज हो रहा है. अब ये जो माइलेज कम होने वाली बात है ये सच है. इनफैक्ट सरकार ने भी माना है कि हाँ, अगर आप E20 फ्यूल यूज करोगे तो उससे गाड़ी का माइलेज कम से कम 5 या 6% से कम तो होता है. दूसरा, इंजन डैमेज होने वाली बात पे सरकार नहीं मान रही. वो कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते ही नहीं ऐसा हो रहा है. इंजन एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस कुछ रबर कंपोनेंट्स हैं, वो 10-20 हजार किलोमीटर के बाद आप चेंज करा सकते हो.
बट फिर सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जहां लोगों ने दिखाया है कि E20 फ्यूल डालने के बाद उनकी पुरानी गाड़ी में उनके वॉल्व में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। अच्छा, फिर किसी सज्जन ने ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी से पूछ लिया कि हमारी गाड़ी पुरानी है, हम E20 फ्यूल डाल रहे हैं, अगर गाड़ी खराब हो गई तो क्या आप इंश्योरेंस क्लेम दोगे? तो कंपनी ने कह दिया भाई आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। अब यहां जनता परेशान है कि भैया माइलेज भी जा रहा है, इंजन भी खराब हो रहा है, इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिल रहे और हमें उतने ही पेट्रोल के पैसे देने पड़ रहे हैं। अब इसीलिए लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आप 20% क्रूड ऑयल इंपोर्ट अपना कम कर रहे हो, जिसमें आप अपनी बचत कर रहे हो, उसकी कुछ सब्सिडी जनता तक भी तो फॉरवर्ड करो। मतलब बांगर सीमेंट की कसम, माल सबसे अच्छा ना सही, कम से कम सस्ता तो हो। पर सरकार इसके लिए राजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि E20 भाई तुमको लग रहा है सस्ता, हमें तो और ज्यादा महंगा पड़ता है, तो हम सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। बट व्हेन यू स्टडी द इशू यू रियलाइज इट्स नॉट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, इट्स द क्वांटिटी ऑफ ऑप्शंस व्हिच पीपल आर प्रोटेस्टिंग। एक तो ऑब्वियसली माइलेज कम हो रहा है तो वो हमारा नुकसान है ही। अब फिर आप अगर 20% उसमें एथेनॉल मिला रहे हो, वो कम क्वालिटी का तेल है, तो उसको थोड़े सस्ते में दो। और अगर आपको वो नहीं करना तो कम से कम हमें ऑप्शन तो दो कि हम सेम रेट पे नॉर्मल पेट्रोल ले पाए। ये तो वही हो गया ना, चित भी आपकी पट भी आपकी। अच्छा, E20 को लेकर एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट भी पढ़ते चलते हैं। वो कहते हैं व्हेन गवर्नमेंट इज गेटिंग क्रूड ऑयल एट अ लोअर प्राइस, व्हाई डजंट इट रिड्यूस द प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल टू कर्ब द एक्सपेंसेस ऑफ कॉमन पीपल। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है सरकार का। पता है कि कभी भी ऐसा होता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड ऑयल जो है अगर उसका दाम बढ़ गया तो हाल के तुम्हारे पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर क्रूड ऑयल सस्ता बिक रहा है तो वो जो कुशन है वो आम जनों को फॉरवर्ड नहीं किया जाता। E20 में भी लोगों को पता है यार ये बायोफ्यूल है, इतना शायद कन्वीनियंट नहीं होगा, इतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन तो दो लोगों को। उनको बोलो ना कि यार जैसे तुम्हारे अच्छा मिलता है ना प्रीमियम पेट्रोल, उसके तुम्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, तो ये नॉन प्रीमियम पेट्रोल है, इसको 2 रुपए सस्ता बेच के देखो ना एक बार भाई। चलो, ये तो थी नेशनल कंट्रोवर्सी। सबसे बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन थी जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिले। दो सबसे बड़ी सुपर पावर के हेड जब एक दूसरे से मिल रहे थे तो एंटिसिपेशन बहुत थी कि भाई क्या होगा आगे जाके, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा, ये सब्सिडी पे क्या बात होगी, टैरिफ पे क्या बात होगी। अब ट्रंप को क्या चाहिए वो सबको पता है, उसको सिर्फ चाहिए नोबेल पीस प्राइज। या तो यहां से दे दो, वहां से दे दो, बस दे दो। बट व्हाट डज पुतिन वांट? पहली बात तो मोरल विक्ट्री, हर जगह से सैंक्शन लगा रखे हैं, बट अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मिल रहा है वो। दूसरी रशिया की डिमांड है कि जो यूक्रेनियन टेरिटरीज पे ऑलरेडी उन्होंने कब्जा कर दिया है सीज फायर के बाद, वो रशियन टेरिटरी ही मानी जाए। और ये लिख के दो कि यूक्रेन बाद में नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, जो वहां पे यूक्रेन की सबसे बड़ी डिमांड है कि नहीं कुछ भी करो, हमें तो नाटो ज्वाइन करना ही है। अब इस बेगानी शादी में इंडिया दीवाना इसलिए क्योंकि वो चाह रहे हैं भैया थोड़ा रशिया और यूएस में थोड़ा आपस में बने, तो ये अमेरिका वाले तेल खरीदने के चक्कर में टैरिफ हम पे ना लगाएं। तो तुम रियलाइज कर रहे हो कितनी खिचड़ी बन गई है यहाँ पे, जबकि ये लोग सैंडविच वाले हैं। देखो, बहुत लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, बट जब ये समिट खत्म हुई तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिगर डिसअपॉइंटमेंट देन माचा लाटे। ना कोई टैरिफ पे बात हुई, ना कोई मेजर अनाउंसमेंट हुई, ना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रुकने पे कोई बात हुई, बस अलास्का में गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। Vladimir Putin reaction to American media screaming over each other. If the press did that in my country, they'd be in jail. सालो यहाँ तो कर रहे हो, वहां मत कर देना। एक अच्छा एक कमेंट आया, किसी ने ऐसे पीछे से पूछा कि सिविलियंस को कब मारना बंद करोगे? पुतिन कह रहा है साइन दे रहा, हट। President Putin, will you stop killing civilians? Trump awaiting Putin's arrival. He was excited to see his long distance boyfriend. Women getting compliments daily. Men when they get a compliment. Putin said Donald Trump is a genius. Putin called me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. तेरे भाई के प्यार में पड़ गई थी, शादी करना चाह रही थी वो, तो मैंने मना कर दिया, मम्मा ना माने। 25 years have passed, leaders came and went. He remains strong and unshaken. बात तो सही है यार, पुतिन कितना पुराना आदमी है। बिल क्लिंटन के टाइम पे बिल क्लिंटन देख लिया, ओबामा देख लिया, बाइडेन देख लिया, बुश देख लिया, ट्रंप 2-3 बार देख लिया। ही इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ आन, तो देख लेंगे। एक और कंट्रोवर्सी रही परम सुंदरी को लेकर। नहीं ये नहीं, वो एक मूवी आई है अभी इसी हफ्ते, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की मूवी परम सुंदरी का ट्रेलर आया। उस ट्रेलर में एक
रोमांस सीन था विच इज ऑलरेडी क्रॉस्ड 40 मिलियन व्यूज। अब इस ट्रेलर के स्टार्ट में एक सीन है जहां दोनों फ्लर्ट करते हैं एक चर्च में। अब इसी पर वॉचडॉग फाउंडेशन नाम की एक क्रिश्चियन ग्रुप की खिलस गई। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, INB मिनिस्ट्री, CBFC को खत लिख के कहा कि चर्च जैसी पवित्र जगह पर ऐसे सीन्स दिखाकर फिल्म मेकर्स कैथोलिक कम्युनिटी को यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जिस पर वोडका ऑफ नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज ब्लड बाथ एंड राइट शोन इन रिलीजियस प्लेसेस इट इज गुड, बट फ्लर्टिंग इज वेयर दे ड्रॉ द लाइन। जिस पर आयुषी सौम्या बोलती है, ओके सो गेटिंग मैरिड एंड किसिंग इन चर्च इज ओके बट फ्लर्टिंग इज नॉट। हाँ ये तो सही बात है, क्रिश्चियन भाई लोग आपके यहाँ तो चलता है ना। एक और क्रिश्चियन भाई आगे कहते हैं ए हम भी ऑफेंड हो गए अब। भाई और क्या भाई, सेक्युलर देश है, जब हिंदू ऑफेंड हो सकता है, मुसलमान ऑफेंड हो सकता है, सिख ऑफेंड हो सकता है, तो क्रिश्चियन भाई क्यों पीछे रहे हमारा। एक और हमारे क्रिश्चियन भाई हैं जोहान, वो कहते हैं ब्रो प्लीज वी गॉट प्रीस्ट डूइंग वाइल्ड शिट इन द सेम सेटिंग। मुझे अच्छा लगता है जब धर्म के ठेकेदार आके हो हल्ला करते हैं ना, फिर उन्हीं के धर्म के लोग कह देते हैं क्यों नौटंकी कर रहे हो तुम। मतलब क्या लॉजिक है कि चर्च में रोमांस नहीं कर सकते, हाँ बाहर रोमांस करके चर्च में आए तो किस करने देते हो। लेकिन हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई धर्म ऑफेंड हो ही जाता है, इस बार क्रिश्चियन भाइयों की बारी। अच्छा, ऑफेंड होने से याद आया, इसी हफ्ते कंगना ने हॉटरफ्लाई को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहती हैं कि जो डेटिंग कल्चर चल रहा है ना बड़ा खराब है, गटर है, नीच लोग हैं, ऐसे लोग को तो आसपास भी ना बिठाऊं। और ये जेंजी वगैरह को देख के आपने कभी डेटिंग एप्स पे जाने की नहीं सोची? नो बाबा, दैट्स सी दैट इज फेमस पीपल वो तो गटर है, हर रात ढूंढने निकल रहे हैं। व्हाट इज दिस, हॉरिबल। मैं तो उसको नीच कैटेगरी ही सोचूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसे लोगों के संपर्क में आना जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। अगर आप इस तरह की साइट्स पे जा रहे हैं तो I personally feel that you've got issues to deal with, honestly. I found my husband who's the love of my life on Hinge. It's not the dating apps that me. If you know, you know. साला मोटे मजे ले रहा है, चलने दे। अबे उसको क्यों तोड़ रहे हो? 100 चूहे खा के बिल्ली हज कुछ। कभी कभी कुछ कमेंट में पढ़ नहीं पाता दोस्तों। एंड दोस्तों आई एग्री विद कंगना, डेटिंग एप्स का सीन बड़ा खराब है। लाइक पूरे प्यार को मार्केट बना रखा है, ऊपर से लोगों को इतना ऑब्जेक्टिफाई किया है। तो सबसे बुरी बात, मुझे मैचेस क्यों नहीं मिल रहे? सफेद कपड़ा ओ सर आज तो भगवा पहना हूं सर। एनी डेटिंग टिप्स बड़े भैया? निरंजन क्या लगता है, किसी ने हमसे डेटिंग टिप्स मांगे हैं? देखो दोस्त, टाइम से उठ जाया करो, नहा धो लिया करो, और जिस दिन ना नहा उस दिन परफ्यूम जरूर लगा लिया करो। हाँ मतलब स्किन केयर थोड़ा सीख लो, और जब तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछे तो कोई जवाब प्रिपेयर कर लिया करो। अच्छा, जब बाहर सड़कों पर हंगामा हो रहा था तो सदन में चुपचाप अंदर 3-4 बिल पास कर दिए गए। बाहर बारिश में जब ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है तब अंदर पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है। और आपको पता है जब बाहर बादल होते हैं तो क्या करना होता है? तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। भाई बिल इतनी तेजी से पास हुए जैसे सरकार को डर था कि वो प्रोटेस्ट खत्म करके अंदर ना आ जाए। 3-3 मिनट में 3 बिल पास कर दिए इन लोगों ने। कानून बना रहे थे कि मैगी, समझ नहीं आया। मॉनसून सेशन में कई सारे बिल्स पास कर दिए गए हैं, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द 3 मेजर वंस, व्हिच आर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल एंड द इनकम टैक्स बिल इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अब ये सेगमेंट बेसिकली है कि भाई जब बाहर भसड़ चल रही थी, जब ट्विटर पे लोग पगलिया रहे थे, इंस्टाग्राम पे मीम बना रहे थे, तो आपके काम की बात क्या हुई? सबसे पहले तो बात करते हैं 2 स्पोर्ट्स रिलेटेड बिल की। हमने कुछ टाइम पहले नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में बात की थी, जो बेसिकली कहता है कि जो अलग अलग फेडरेशन चल रही हैं, कोई हॉकी की है, कोई क्रिकेट की है, कोई बॉक्सिंग की है, इन सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला के अंडर लाया जाएगा, जो हमारी सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो हैंडल करेगी। अगर रिवाइज करना है तो ये वाला एपिसोड देख सकते हो। ये बिल बेसिकली जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर लाएगा, इंक्लूडिंग BCCI। होता क्या, सारे फेडरेशन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आते, वो रेगुलेट करते, इनको फंडिंग देती, पर BCCI को इससे प्रॉब्लम थी क्योंकि इसके बाद BCCI भी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आ जाती। मतलब आप, हम, देश का आम नागरिक पूछ सकता है कि BCCI कहां से पैसे कमा रही है और कितना खर्च कर रही है। इससे BCCI को थी दिक्कत। अब इससे BCCI को दिक्कत थी क्योंकि ऑब्वियसली इनको सरकार का पैसा नहीं चाहिए, ना जनता की उंगली। पर अपडेटेड वर्जन पास इसलिए हो पाया क्योंकि BCCI को RTI से हटा दिया गया है, और इसकी वजह सरकार ने BCCI की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बताई। मतलब ना BCCI सरकार से पैसा लेगी, ना वो RTI के अंडर आएगी, अपना अपना काम देखते रहेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम द मैमथ BCCI इशू, इस बिल का एक मेजर क्रिटिसिज्म ये आया कि स्पोर्ट्स हमारे देश में स्टेट लिस्ट में आता है। मतलब राज्य में कौन से खेल पे कैसा फोकस किया जाएगा ये राज्य सरकार देखती है, केंद्र सिर्फ फंडिंग देता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो द स्टेट ऑफ तेलंगाना, वो कौन से अपने स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, किस खिलाड़ी को खिला रहे हैं, ये सब राज्य सरकार देखती है और उसकी फंडिंग जो है वो केंद्र से मांग सकती है, पर केंद्र उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। पर इन सब बातों पे अब कोई फोकस नहीं करता। जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तो क्या तेरा क्या मेरा सब हमारा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी एक इंटरेस्टिंग स्टेप इसलिए है क्योंकि इससे एक अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। हमने कई बार अभी कंट्रोवर्सीज देखी हैं स्पोर्ट्स को लेकर, कभी रेसलिंग को लेकर आ जाती है ब्रजभूषण वाली, कभी फुटबॉल को लेकर आ जाती है। सिर्फ क्रिकेट ही ऐसा है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चलता है क्योंकि बीसीसीआई इज सो पावरफुल। क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है तो कुछ स्टेट्स होते हैं जो कुछ स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं, जैसे हरियाणा वाले रेसलिंग पे बहुत फोकस करते हैं, उड़ीसा सरकार जो है वो हॉकी पे वो बहुत फोकस करती है, वो तो भाई इनफैक्ट हॉकी टीम को स्पॉन्सर करती है। कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो क्या अगर हर चीज को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए, तो क्या इंडिया स्पोर्ट्स में बेटर कर सकता है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में #स्पोर्ट्स बिल लिखकर एक बार जरूर बताना। एक और चीज जो पास हुई वो थी नाडा, वो वाला नहीं, नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके तहत एक नेशनल एंटी डोपिंग बोर्ड बनाया जाएगा और ये जो बोर्ड के लोग होंगे ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये इंटरनेशनल एंटी डोपिंग लॉस को इंप्लीमेंट करे, ताकि इससे पहले इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती हो, हम नेशनल लेवल पे ही उन एथलीट्स को काउंटर कर पाए या पकड़ पाए जो भाई ये थोड़ा गलत काम कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। अब डोपिंग किसे कहते हैं तो मैं नहीं पता, तो इट्स बेसिकली कंजम्पशन ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, जैसे कि कड़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, नहीं वो नहीं, उससे तो मेरे का बेसिकली ट्रेनिंग डाइट के अलावा कुछ परफॉर्मेंस एनहांसर जो एथलीट अगर कंज्यूम कर लेता है तो उसे बाकी एथलीट से एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है, थोड़ा स्टेमिना बढ़ जाता है, थोड़ा सी पावर बढ़ जाती है। तो सबको सेम बेसलाइन देने के लिए इस डोपिंग को बैन किया गया है। आपने कई बार सुना होगा कि यार वो एथलीट, वो धावक, वो एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया, मतलब उसने वो गोली खा ली। और इसके बाद पार्लियामेंट में पास हुआ इनकम टैक्स नंबर 2 बिल, नंबर 2, द आयरनी। एंड अगेन जितनी जल्दी बिल पे नहीं होता उससे जल्दी ये बिल भी पास हो गया। तो अब ये जो नया वाला है ये पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 4000 करीब अमेंडमेंट्स हो गए थे, वो खिचड़ी बन गया था। मतलब बिल है कि शिप ऑफ थीसिस। ये क्या है? हाउ मेनी डू यू नो अबाउट शिप ऑफ थीसिस? नॉट मेनी ना, इवन आई डिड नॉट। ये लोग मेरे को वो कर रहे थे यार। अगर कोई तुम्हारे पास शिप है, तुम उसके पुर्जे बदलने लगे और तुमने पुर्जे उसके इतने बदलते गए कि एक तो ऐसा पॉइंट आएगा ना जब सारे पुर्जे बदल दिए तुमने, तो क्या वो पुराना शिप बचा है अभी या नया शिप है? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब आपके इनकम टैक्स में और उसकी फाइलिंग में कुछ अंतर नहीं पड़ा है, दिस इज जस्ट मोर लाइक अ स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे थोड़ा लैंग्वेज को इजी कर दिया गया है, जिसके चलते टेक्स्ट वॉल्यूम 50% से कम हो गई है। कोई असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर वाली नौटंकी नहीं है, बस एक टैक्स ईयर कहा जाएगा। इसके अलावा एक चीज कि अगर डेडलाइन निकल गई उसके बाद भी कोई ITR फाइल कर सकता है। और TDS करेक्शन विंडो भी 6 साल से 2 साल तक का कर दिया गया है। रिलीजियस ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन देने पर कोई टैक्स नहीं है। एंड विच मेक्स मी डाउट, कुछ इलेक्शन फंडिंग वाला डाउट हो सकता है क्या? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अच्छा, यहां पर अगर आपको याद हो तो जब ये फरवरी में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि अगर आप अपने इनकम टैक्स में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो सरकार आपके ऑनलाइन अकाउंट्स को एक्सेस कर सकती है, विच इज ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो इस बार इन्होंने बदल दिया अपनी टेक्निक। अब रिमेंबर मैंने कहा था कि ऐसे कोई लॉस चेंज नहीं हुए, बस थोड़ा वर्बेटम कम हुआ है। वो तब अगर आप सक्सेसफुली ITR फाइल करते हैं तो। पर एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि अगर कोई अपना ITR डिफॉल्ट कर जाता है तो ये बिल कहता है कि सरकार उसके ऑनलाइन अकाउंट्स को एक्सेस कर सकती है, और वो मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब अगर आप अपना ITR नहीं भर पाते हैं, आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो सरकार आपके डिजिटल अकाउंट्स, आपके सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकती है, जिसमें मैंने 500 रुपए उधार मांगे हैं दोस्तों से। अब आप बोलोगे कि अरे ठीक है, हमें सिविक्स पता है, लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में देख लेंगे। दोस्त राज्यसभा में भी पास हो गए, अभी ये सिर्फ प्रेसिडेंट का साइन बचा है, और प्रेसिडेंट तो कर ही देती है साइन। चलो बिल कर ही रहे हैं तो एक और बिल की बात कर लेते हैं जो पार्लियामेंट तो नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा में पास हुआ। लोकसभा और विधानसभा में तुम्हें अगर अंतर नहीं पता हो तो दोस्त तुम क्या कर रहे थे तुम स्कूल में? पिछले कई सालों से हम पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती हुई फीस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते देख रहे हैं। दिल्ली में खासकर ये बड़ा मुद्दा था और ये हमेशा से चला रहा है। हमारे टाइम पे नहीं होता था, जब अगर फीस नहीं दी तो पहले टीचर कॉल आउट करती थी, है ना, फिर बाद में असेंबली में अलग खड़ा कर देते थे, और अभी हालत तो इतनी बढ़ गई थी कि भाई बाउंसर बुला देते थे, बच्चों को स्कूल में नहीं घुसने देते थे, क्योंकि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं था। स्कूल वाले कहते थे भाई फीस नहीं दे रहे, हम क्यों पढ़ाएं, बच्चे को नहीं बुला रहे हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दे दिया, TC नहीं दी, बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन हाल ही में दिल्ली असेंबली में पास हुआ दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। हाँ, ये पहला बिल है जिसकी हेडलाइन बॉडी से लंबी है। एनीवे, ये बिल कहता है कि किसी भी स्कूल की फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये स्कूल की स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी डिसाइड करेगी, और ये जो कमेटी होगी इसमें स्कूल के लोग होंगे,
5 पेरेंट्स होंगे जो लॉटरी से डिसाइड किए जाएंगे और एक गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा। हर स्कूल में एक कमेटी बनेगी और एक स्टेट लेवल पे बोर्ड बनेगा जो इन सारी कमिटीज की देखरेख करेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्कूल है जो बिना बताए अपनी फीस हाइक कर देता है और पैसे ले लेता है तो उसको 20 दिन के अंदर पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, नहीं किया तो फाइन और पेनल्टी लगेगी। बट दिल्ली के लोग खुश मत हो, अब ये असेंबली में पास हुआ है, ये अभी एलजी का अप्रूवल लगेगा इसमें। तुम्हारे यहाँ 2 स्टेप प्रोसेस होती है। अब ये बिल कहने को तो एक अच्छा स्टेप है, बट पेरेंट्स कह रहे हैं आप अभी भी इसमें 2-3 चीजें मिस कर गए। पहला तो ये कि कल का ताजमहल बाद में, आज की झुमरी तलैया बताओ। ठीक है आगे जाके फीस नहीं बढ़ेगी, पर पहले जो फीस बढ़ चुकी है उसका क्या। दूसरा ये कि आप जो कह रहे हो कि कमेटी में 5 पेरेंट्स रहेंगे, स्कूल वाले लॉटरी से डिसाइड करेंगे, तो वो लॉटरी तो स्कूल वाले ही कराएंगे, तो उसमें अपनी धांधली कर सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम जो ये बिल कहता है कि कोई भी कंप्लेंट अगर रेस करनी हो तो उसमें 15% पेरेंट्स के दस्तखत होने चाहिए। अब अगर किसी स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो भाई लगभग 150 पेरेंट्स के तुम्हें साइन चाहिए। मजाक थोड़ी है 150 लोगों के हस्ताक्षर लेना। फिर इसमें कोई ऑडिट का प्रोविजन नहीं है। अगर स्कूल वाले कहते हैं हमें लाइब्रेरी बनानी है, उसके लिए हम फीस बढ़ा रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी बन रही है आगे जाके नहीं बन रही है, कितने की बनी, ये पता करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। बट फिर भी मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि काफी टाइम से मनमानी तरीके से स्कूल की फीस बढ़ाई जा रही थी। ये खासकर प्रॉब्लम आ जाती है मेट्रो सिटीज में, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। यहाँ पहले तो रेंट की दिक्कत, फिर नौकरी की दिक्कत, वो हो जाए फिर शादी की दिक्कत, शादी हो जाए तो बच्चे की दिक्कत, और एक बार बच्चा हो गया फिर तो दिक्कत ही दिक्कत। समझ रहे, मतलब उस रेंट तुम्हारा 20,000, उसकी स्कूल की फीस 30,000। मतलब मैं तो एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, तो बस सुनी बातें हैं। चलो भटकते नहीं है, स्कूल की बात कर रहे हैं तो एक और न्यूज सुनो। कभी चीटिंग की है तुमने स्कूल में? मतलब जैसे यहाँ पे लिख दिया, फिर ऐसे चिट बना ली चुपचाप से, पेन के ढक्कन में छुपा लिया, की है? टीचर ही चीटिंग कराया था तुम? फोन ले जाके चीटिंग कराना मैंडेटरी होता है? अच्छा, तुम एसएससी का एग्जाम दिए थे क्या? ये 10th बोर्ड झारखंड। वापस आ जाए भैया टॉपिक पे यार, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलो 3 प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। एनीवे, अब सिर्फ झारखंड 10th क्लास की बात नहीं है, अब सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई 9th क्लास के लिए अब लाने जा रहा है ओपन बुक एग्जाम। मतलब कोई बच्चा एग्जाम हॉल में अपनी किताब, अपने रजिस्टर्ड जो नोट्स उसने बनाए हुए हैं वो जाके लेके जा सकता है और उनको देख के समझ के वो आंसर लिख सकता है। इसका रीजन दिया जा रहा है ताकि इससे रोट लर्निंग ना हो, बच्चा रट्टा रटाई लेके एग्जाम ना लेके जाए, बट अपने हिसाब से जो उसने समझा हुआ है, जो उसने नोट्स बनाए हुए हैं, वो सब समझ के अपने हिसाब से वो आंसर लिख सके। पर हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, जो स्कूल करना चाहे करे, वरना बच्चों को फर्रे बनाने तो आते ही हैं। अच्छा, हर साल बारिश के टाइम पे हमारा विकास का एजेंडा एक्सपोज हो जाता है। पानी आया, गाड़ी बह गई, गाड़ी के पीछे रोड बह गई। आजकल ही देख लो, रोड पे गाड़ी कम, नाव ज्यादा चल रही है। देश की हालत ऐसी हो गई है कि कमाने ना जाओ तो भूख से मर जाओगे, कमाने जाओ तो एक्सीडेंट से। और कार वालों का तो फिर भी ठीक है, वो ऐसे निकल जाते हैं यार अपनी। बाइक वाले हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, से आलती पालती मार के बाइक चलानी पड़ती है यार, स्टंट मेनिया लगता है। पर यहां पर एक इंफॉर्मेशन है जो आपका एज अ नागरिक समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि राइट टू लाइफ के तहत राइट टू गुड रोड्स इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। The court said, and I quote, "The right to safe, well-maintained and motorable roads is recognized as a part of the right to life under Article 21 of the Constitution of India." But कोई बात नहीं, होता है, बारिश होती है, रोड टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आदमी अस्पताल पहुंच जाता है। दिक्कत है डॉक्टर नहीं मिलते उसे। सरकारी ने हाल ही में डेटा दिया है कि देश के 20 प्रीमियर एम्स इंस्टीट्यूट्स में 2800 डॉक्टर्स की कमी है। और ये कोई डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल नहीं, एम्स की बात हो रही है, जहां कुछ में 40% और कुछ में से 50% ज्यादा स्टाफ की कमी है। इस बात को ऐसे समझो कि एम्स दिल्ली, जो शायद देश का सबसे बेस्ट अस्पताल है, वहां भी 35% स्टाफ की कमी है। इन शॉर्ट, मेडिकल स्टाफ की कमी है। और जब आधा स्टाफ नहीं होता है तो बाकियों पर वर्कलोड बढ़ जाता है ना। जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जापी, इन्होंने एक स्टडी पब्लिश की और बताया कि भारत में हर 4 में से एक ऐसा डॉक्टर है जो आज बर्नआउट का शिकार है। इसमें डॉक्टर्स इस बात से रिलेट करेंगे कि इतना ज्यादा वर्कलोड होता है कि भाई 12-12 घंटे की शिफ्ट नॉर्मल हो जाती है। अगर मैं अपने ही हॉस्पिटल की बात करूं तो मेडिसिन में 6 यूनिट्स में डिवाइडेड होती हैं डॉक्टर टीम्स, एंड पर यूनिट हमारे पास 3 फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स आते हैं। टोटल 9 जूनियर रेजिडेंट्स हैं जिन पे पूरे उसका लोड टिका हुआ है। एंड पर वार्ड पर यूनिट हम लोग 70 से 80 पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं एट अ टाइम। कई बार इफ इट्स अ वेरी हैवी इमरजेंसी दिस नंबर कैन गो अप टू एज हाई एज 100। नाउ इन
100 पेशेंट्स पे सिर्फ 9 डॉक्टर्स हैं एंड देयर आर अटेंडेंट्स शाउटिंग एट अस कि आप हमारे पेशेंट को नहीं देख रहे हो, आप हमारे पेशेंट को नहीं दे रहे हो, लेकिन देयर इज फ्लडिंग ऑफ पेशेंट्स दैट इज हैपनिंग, इट गेट्स रियली टफ एंड देन फिर अटेंडेंट्स को भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम तो बड़े उम्मीद से लाए थे कि यहाँ पे इलाज होगा, लेकिन आप लोग इतना अच्छे से कोई देख ही नहीं रहा है, बिकॉज एंड देन आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप ये भी समझो कि हम सिर्फ 3 लोग हैं। और जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है एक डॉक्टर पे जिसको दवाई लिखनी है, सर्जरी करनी है, तो रिस्क पे कौन है पता है तुम्हें? डॉक्टर्स की साइकी पे क्या, लाइक यू नो हाउ व्हाट टोल डज इट टेक ऑन योर मेंटल हेल्थ? जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली, एंड दिस इज द ट्रेंड ऑल ओवर इंडिया, दैट दे आर नेवर ऑफ ड्यूटी। अगर 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं इन अ वार्ड, वो तीनों के तीनों वहीं रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, उनको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि वो अपने रूम पे जाके सो सकते हैं। दे आर बेसिकली ऑलवेज ऑन ड्यूटी। मेंटल हेल्थ के लिए ऑफ कोर्स बहुत बुरा है, इवन आवर फिजिकल हेल्थ, मतलब बहुत आयरॉनिकल है कि हम ओपीडी में सबको बोल रहे होते हैं कि आप अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, लेकिन हमें ही वो नींद और वो खाना अच्छा नहीं नसीब होता है। सो डेफिनेटली एज डॉक्टर्स इट इज रियली बैड, मतलब द कंडीशन रियली नीड्स टू इम्प्रूव। अब इंडिया में डॉक्टर्स की कितनी कमी है, इसको ऐसे समझो कि WHO कहता है कि हर 1000 व्यक्ति पर अमूमन 1 डॉक्टर होना चाहिए। इंडिया में यही रेशियो है 1 डॉक्टर पर 11,000 पीपल। सबसे ज्यादा खराब हालत होती है रेसिडेंट डॉक्टर्स की। वो आधे टाइम पढ़ाई करते हैं, वो आधे टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं, 10-10, 12-12, 13-13 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी। इतना काम का बोझ डाल दिया जाता है कि काम करते करते आदमी मर जाए। अगर कैसे भी करके बच भी गए तो बाहर निकलते साथ कोई पेशेंट का रिश्तेदार सर फोड़ देगा। ओके, अगली खबर थोड़ी सी सीरियस है, ध्यान से सुनना। इंडिया में सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर 2 कानून होते हैं मेजरली। एक होता है आर्टिकल 375 विच इज यूज्ड फॉर बलात्कार, एंड दूसरा होता है जो माइनर्स के लिए लगता है विच इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, द पॉक्सो एक्ट 2012। और ये पॉक्सो जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, एंड राइटली सो। इसमें दोषी करार होने के लिए दुष्कर्म होना मैंडेटरी नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ पे मोलेस्टेशन या फिर इनअप्रोप्रिएट टच पे भी कार्रवाई हो जाती है। अब ये कानून पॉक्सो जो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए लाया गया था, इसका बहुत मिसयूज होने लगा है। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई बच्चे हैं, वो स्कूल में है, 11th 12th में है, कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, उनकी उम्र 15, 16, 17 साल की है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यंग लव है, उसमें भी पॉक्सो लगा दिया जाता है। इनफैक्ट NCRB का डेटा बताता है कि ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहां पर 16-17 साल की उम्र में किसी पे पॉक्सो लग जाता है, और इसमें 99% लड़के होते हैं। 2018 से लेके 22 के बीच में करीब 12,000 जुवेनाइल्स को सेक्सुअल ऑफेंस के चार्जेस पर पकड़ा गया। अभी केस लग तो जाते हैं पर इसमें कन्विक्शन रेट ज्यादा नहीं होता, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे कन्विक्शन रेट कम होता जा रहा है। अब कुछ केसेस में तो हाँ, एक प्रेडेटर है, उसने बच्चे को टारगेट किया, बट कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे लड़का लड़की है, वो रिलेशनशिप में, फैमिली को पसंद नहीं आया, उन्होंने लड़के पे पॉक्सो का केस लगा दिया। कई बार रिलेशनशिप इंटरकास्ट होता है तो वो ऑनर किलिंग वाला मामला आ जाता है, तो लग जाता है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और ये स्क्रिप्ट हमने कितनी बार रिपीट होते देखी है। एक सीरियस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए कानून लाया जाता है, उस कानून का मिसयूज होने लगता है, और वो मिसयूज और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब क्या किया जा सकता है ताकि जो 16-17 साल के जो यंग लव वाले केसेस हैं, यहां पर पॉक्सो का मिसयूज ना हो? 2 तरीके हैं। एक तो जो यूरोप में यूज होता है, जो कहते हैं रोमियो जूलियट लॉ, जहां मान लिया जाता है कि बच्चे जब दोनों माइनर थे और रिलेशनशिप में आए, एंड आफ्टर अ पॉइंट लड़का, जो यूजुअली उसकी उम्र ज्यादा होती है, वो वयस्क हो जाता है, वहां के टाइम पे उस टाइम फ्रेम को कंसिडर किया जाए और उसको एक रोमियो जूलियट लॉ केस समझा जाए, जो इसको एक सेक्सुअल ऑफेंस नहीं माना जाता। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एज ऑफ कंसेंट को ही 18 से घटाकर 16 कर देना चाहिए, जिस पर सरकार और समाज का एक बड़ा तबका कह रहा है कि ये ठीक नहीं है भाई। जो एज ऑफ कंसेंट है, मुझे भी यही लगता है कि 18 ही होनी चाहिए। 18 के नीचे 17, 16 करना, वहां पे बच्चा मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब हफ्ते की सबसे वायरल वीडियो, सबसे ज्यादा वायरल खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है दिल्ली मेट्रो से। नहीं, कोई बैंड बाजा लेके ट्रेन में नहीं चढ़ा है, ना किसी ने किसी पे चांटे बरसाए हैं, ना कोई लड़की ने लिफाफा पहना है, पर एक बच्चे को बहुत जोर से आई थी, तो पापा ने बोला नहीं बेटा, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम ऐसा प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं करेंगे, पटरी पे करो। ये देखना है, बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है पब्लिक स्पेस में, इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं। एक बार इनकी शक्ल देख लो, मोस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इंडिया, इनकी शक्ल देख लो एक बार। उसका रिस्पॉन्स ये आवे जाए यार। यहाँ देखो दोस्तों, गलत तो हुआ है, पर देश के साथ नहीं, बाप के साथ नहीं, उस बच्चे के साथ। एक ही प्रॉब्लम केयरलेसनेस है, एक ही प्रॉब्लम सिविक सेंस है, धार तो बच्चे को रोकनी पड़ गई ना।
एक तो मुश्किल से उसको स्पॉट मिला था, वो भी बेचारा कैसे करके अपना काम कर रहा था। तेरे को एक्टिविज्म शुरू होने से पहले होना चाहिए था। और मजाक की बात नहीं है दोस्तों, जंग बीच में रोकी जा सकती है, पर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है धार को बीच में रोकना। क्या यार, सूसू रुकवा दिया यार बच्चे का। सिविक सेंस तो छोड़ो, इलेक्ट्रिक्यूट हो सकता था बच्चा। बच्चे को सभी बातें माफ। बच्चा जब किसी की गोद में सुसु कर करता है तो क्या पूछ कर करता है? सही बात है। तुम्हें यहाँ ट्रैक की पड़ी है, कल मेरी टी शर्ट पे कर दी उसने। You can't challenge nature's call. Kid has done good to relieve from pain. हाँ सही बात है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। I agree. एक तो पता नहीं देसी लोगों को पटरी से क्या ऑब्सेशन है। इतनी अनलोडिंग मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पे नहीं करती जितनी लोग पटरी पे कर देते हैं। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हॉक देंगे। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुई जया अमिताभ बच्चन की, सॉरी जया बिदुरी जो सॉरी What is going on? This is terrible. जया बहादुरी की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर एक बंदा उनके साथ सेल्फी लेने के लिए जाता है और इनके साथ सेल्फी लेनी क्यों है पर बिग बी डिजर्व्स द रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड। अब देखो यहाँ पे ना दो बातें हैं। टू बी फेयर टू हर, किसी भी व्यक्ति का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। तुम बिना बताए किसी व्यक्ति के तुम यहां तक आ जाओगे तो उस पर भी आगे किधर करने का। पर इनके साथ पता नहीं कुछ अलग केस है, ये परपेचुअली ही एंग्री रहती है। तुम कई बार देखोगे कोई इनके साथ सेल्फी लेने जाए, कोई इनके साथ ऐसे हाथ मिलाने जाए तो उसे भगाती मारती ना लताड़ देती है। और इनका रेंज ऐसा है कि राह चलते रैंडम आदमी से हाउस के स्पीकर तक तो डांट देती है। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, फॉर सम रीजन जया जी हैज दैट दूर की बुआ वाइब। जिनको फंक्शन अटेंड भी करना है और नखरे भी दिखाने हैं, जिनको खाना भी खाना है, नुक्स भी निकालने हैं। अगली वायरल वीडियो हुई बिहार से। आपको पता होगा कि इन दिनों देश में अलग अलग इलाकों में बाढ़ आई हुई है, जगह जगह त्राही त्राही मची हुई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर उनका जा चुका है, विस्थापित हो चुके हैं। अब इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कुछ लोगों को ऐसे पैसे बांटते नजर आए। कितनी क्लासिक सी वाइब है ना इस वीडियो की। एक पर्याप्त आदमी गरीब पीड़ितों को ऐसे बस पैसे बांटता जा रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर सीइंग अ बॉलीवुड मूवी फ्रॉम द 80s। और ये तुम्हें दुर्दशा दिखाता है बस। ऐसा नहीं है कि कोई फ्लड रिलीफ फंड है जो दिया जा रहा है। ये बस आ रहे हैं और लोगों को पैसे बांटते चल रहे हैं। और वो गरीब आदमी जो सब कुछ खो चुका है, वो उसको पता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितने खिलाफ है, लेकिन उस टाइम पे उसको 500 रुपए चाहिए। वो गिर जाएगा, वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा, लेकिन अपना हाथ हटाएगा नहीं खिड़की से। ये हालत हो गई है। और ये तो फिर भी दुखद है, पर पहली ऐसी वीडियो नहीं जो वायरल हुई। लोगों का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है भाई। दिखाइए, फोकस करते दिखाइए, देखिए किस तरह से पप्पू यादव आगे दिखाओ, साला मारेंगे जूता से। अरे यार तुम तो देखो कैसे कैमरे के सामने ही, ये तो प्यार है। मीडिया और पॉलिटिक्स का जो गठजोड़ है वो वहीं दिख जाता है। और चले दिखा साला मारेंगे जूता से। अच्छा, लास्ट वायरल वीडियो है ये वाली। एक ट्रेन कहीं पर रुकी होगी, जनरल बोगी होगी। जनरल बोगी की हालत तुम्हें पता ही है, कितने सारे लोग एक साथ सवार होते हैं। और उसी बीच में एक लड़की जो विंडो साइड बैठी थी, उसको सफोकेशन हो जाता है और वो परेशान हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पानी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। और उसी बीच में बाहर खड़े जो लोग थे वो उसको वीडियो निकाल के मजे ले रहे थे। इतनी दिक्कत है तो फ्लाइट कर लो, और भी लोग हैं, इतनी क्या कमजोर होती है औरतें बे। अब इस वीडियो को समझने के लिए ना आपको वहां का थोड़ा सिचुएशन समझना पड़ेगा। पता है इतना सब होने के बाद भी लोग उस पर तरस क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्योंकि वो फिर भी विंडो सीट पे बैठी है। जो जनरल डब्बों की हालत होती है, आप अंदर देखो, लोग बिल्कुल भरे खुसे रहते हैं अंदर आदमी तो खड़ा ही है, उसको बैठने की जगह नहीं है। जो जहां पे लगेज रखा जाता है वहां भी आदमी बैठा हुआ है। कुछ तो इतने हो जाते हैं कि यहां एक कपड़ा बांधते हैं, वहां एक कपड़ा बांधते हैं और उसके ऊपर हो जाते हैं और नीचे देखते हैं जन सैलाब। और जब भरी मई जून में जब बिल्कुल डब्बा तपता है, तब इतने सारे लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रैवल करते हैं ना, वो पीक गरीबी का एक्सपीरियंस होता है। अब तुम बोलोगे तो गांव की जनता है, जनरल डब्बे, इनकी हालत ऐसी है। एक और वीडियो देखो, ये वंदे भारत है। वंदे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे फंस के ट्रैवल कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग ये विश्व गुरु वाले नैरेटिव से इतने परेशान है। डेवलपमेंट और अमीरी के पीछे इतना नहीं भागना है कि गरीबों को बिल्कुल ही भूल जाओ तुम। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि विकास नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए, नई रेल लाइन नहीं चाहिए, डबल रेल लाइन नहीं चाहिए, वंदे भारत नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ा तबका है जो गरीब
गरीब है जो जनरल डिब्बों में ट्रैवल करता है, वो स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बिफोर 5 न्यू वंदे भारत वी नीड 50 मोर ट्रेन्स जो बाकी जनता को अकोमोडेट कर पाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, पक गए, रिलैक्स, टाइम टू लेट लूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। देखो, पुलिस को यूजुअली क्रिमिनल्स की टिप मिलती है, पर नोएडा में पुलिस को पुलिस की टिप मिली। हाँ जी, हाँ भाई, फुल स्पेशल 26 का सीन चल रहा था यहाँ पे। 6 लोग एक रेंटेड प्रॉपर्टी से फेक पुलिस स्टेशन चला रहे थे, और नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। भाड़े के मकान में थाना खोल रखा था और लिख रखा था इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इंटरपोल एंड CBI, CIB। और ऐसा फर्जी स्कैम नहीं, पूरा रिसर्च कर रखा है। ये स्कैम ओरिजिनल से ज्यादा ओरिजिनल बनाने के लिए अपनी एक वेबसाइट बना रखी थी इन्होंने, तुम जाके खुद देख सकते हो, intlpcrib.in टू प्रमोट इंटरनेशनल लॉ एंड इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन, सपोर्ट क्राइम प्रिवेंशन, कंडक्ट रिसर्च। अमेरिका का झंडा लगा रखा है, कोई इंटरनेट की स्टॉक इमेजेस उठा के लगा रखी है भाई। पूरे एफिलिएशन में इंडियन रजिस्ट्रेशन, US रजिस्ट्रेशन, UK रजिस्ट्रेशन, यूरेशिया रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सेंट्रल विजिलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ, भाई कितने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं इन लोगों ने फेक। इतने ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते नहीं है जितने इन्होंने बनवा रखे हैं। ओहो, इंडियन एड्रेस तो गौतम बुद्ध नगर में है, USA एड्रेस ऑरेंज सिटी, वेलमिंगटन सिटी, डेलावेयर। ओ भाई साहब, मतलब फर्जीवाड़े का लीगल तरीका बना रखा है। बाद में जब ओरिजिनल लोकल पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल पुलिस पे छापा मारा तो मिला 17 स्टैंप, 9 आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, वोटर कार्ड, विक्टिम कार्ड। अच्छा वो सॉरी, वो अलग है। और इतने फर्जी सेटअप के साथ ये लोगों से वसूली का काम करते थे। भाई NCR में हो क्या रहा है, पिछले हफ्ते वो गाजियाबाद में वो फर्जी एम्बेसी, अभी नोएडा में फर्जी इंटरपोल, कल को गुड़गांव में पता चले तुमने फर्जी संयुक्त राष्ट्र खोल दिया। खैर, इस मामले में पुलिस ने इन 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, और 6 के 6 बंगाल से हैं। ए दीदी की बोले ये चौलबे ना तो मुहा मुश्किल भाई। अगली खबर है जयपुर से, जहां एक लड़के ने अपना रिलेशनशिप ही क्राउड फंड कर दिया। जगह जगह लड़के ने QR कोड चिपकवा दिए, और जब QR कोड कोई स्कैन कर रहा है तो आ रहा है गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, प्लीज हेल्प मी। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब देखो दोस्तों, इसको तुम टेक्निकली स्कैम नहीं कह सकते, लोग बीमारियों के लिए डोनेशन मांगते ही हैं, और प्यार से ज्यादा बीमार क्या ही करता है। अब हमने भी ऐसे ही किया है, QR कोड छपवा दिया है अपने चैनल का, उसके ऊपर मैसेज लिख दिया है और जगह जगह चिपकवा दिया है। अगर तुम्हें किसी को दिखता है तो प्लीज दोस्तों, देश को नंबर 2 पे ले जाने में हमारी मदद करना। अच्छा, ये खबर सुनो, थोड़ी सी पुरानी है पर मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। छत्तीसगढ़ के एक लड़के को अचानक से विराट कोहली और AB डिविलियर्स के फोन आने लगे। हेलो रजत, हाउ आर यू? कौन रजत? कहाँ फोन लगाए हो? अबे बेन स्टोक्स, आई एम विराट कोहली। विराट कोहली बोल रहे? हाँ, और हम अनुष्का। प्रेमानंद जी महाराज क्या चलोगे? दरअसल हुआ क्या कि एक नंबर था जो चलाते थे रजत पाटीदार साहब। अब उन्होंने 3 महीने से वो नंबर यूज नहीं किया, वो इनएक्टिव हो गया, तो कंपनी क्या करती है, उसको रीइश्यू कर देती है। अब वो नंबर रीइश्यू हो गया झारखंड के किसी लड़के को। बाद में बड़े बड़े लोग विराट कोहली, AB डिविलियर्स फोन लगा रहे, वो करे आ रहा है उनको ईसाला नंबर नाम दे। और तो और जब बात पता चली तो बेचारे रजत पाटीदार ने खुद उसको फोन लगाया कि मालिक ये मेरा नंबर है, मुझे लौटा दो। उसकी भी मजे ले रहे हैं। अच्छा, तुम रजत पाटीदार बोल रहे हो? हाँ, और मैं रजत दलाल, मैटर करोगे? अगली इंटरेस्टिंग खबर सुनो तुम, यूपी के महाराजगंज से, जहां पर वहां के DM साहब वहां के शिक्षा विभाग के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग के बीच में मीटिंग की वीडियो चल गई। वहां जो मेट्रो स्टेशन पे होता है वो यहां हो गया, एजुकेशन की मीटिंग में सेक्स एजुकेशन। बाद में जब घटना सामने आई, न्यूज वायरल हुई, तो DM साहब ने तत्परता दिखाते हुए मामले पे जांच बिठा दी। कौन जांच, कैसी जांच, क्या जांच करोगे इस पे? आप क्या पूछोगे? कौन सी वेबसाइट थी, हैं? कौन सा VPN लगा था? लिंक दो, इनका मोबाइल जब्त करो, सारा डेटा मेरे पास भिजवाओ। तंग किया गया। अच्छा, ये भगवान क्या जुल्म है? सर में क्या जोड़ा है कि 17? भाई साहब, ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल। यार ये कितना इतना कॉमन वो हो गया ना कमेंट। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? जुगाड़ तुम देख रहे हो बंदे की। मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। फॉर अ सेकंड आई थॉट इट वाज AI जनरेटेड। राम गोडसे ने जो पाप किया है
वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। अच्छा, तुम्हें किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो ये उमा भारती जी हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, झांसी से एमपी सांसद रह चुकी हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत दिग्गज नेता थी एक टाइम पर ये। और फिर वो कल्पना किए हुए था कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा हो, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। भाई क्या हो रहा है ये? कुछ ये AI है। Dogs after realizing that they got more support than opposition party of India. घूमती गेम चले। देखो, dogs in their element are the cutest animals ever. ये तो तुम मानोगे, अगर तुम कुत्ता प्रेमी नहीं हो तो भी मान भाई। जब कुत्ता नॉनशलांट होता है, जब अपना उसको चिल, उसको कोई मतलब नहीं है, जब वो अपना खाना वाना खा के खेल वेल के बैठ चुका है, आहा, उससे प्यारा जानवर नहीं है तुम्हें फिर। Dogs are more loyal than the opposition. That is also a point. Don't compare opposition to loyal dogs. लोग कुत्तों के लिए ऑफेंड हो गए भाई, उल्टा लग रहा था मुझे। वफादारी मैटर्स। राहुल है डॉगेश भाई का, नहीं रौला है डॉगेश भाई। सॉरी। अच्छा, आवरी वोट जो करा, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात थी। का विकास कौन है? अम्मा कह रही विकास की जात कौन सी है, पहले ये बताओ। विकास यादव जी है। अरे विकास जाट है। विकास भाई कमेंट करते हैं हम पटेल हैं। विकास तो पंचायत में है, सबके अपने अपने चल रहे हैं। गांव का यही रीति रिवाज है। ये गंभीर गहन मुद्दे हैं। इंडिपेंडेंस डे इज इनकम्प्लीट विदाउट दीज वीडियोस। बब्बा को आजादी मिल गई। जंगल मंगल अधिनायक। बस हो गया खत्म। बिंदे हिमाचल, उसके बाद हिमाचल, फिर अपना उत्तराखंड, ऊपर जाओ तो जम्मू कश्मीर, साइड में जाओ तो बंगाल लग जा रहा, और उसके नेपाल। बाबू इतना बड़ा देश दे के हमें आजाद करके हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करके आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। ये तो करंट फेवरेट है मेरा। मस्तक हमको। द कॉमन मैन ऑफ इंडिया गोइंग टू वोट ऑन इलेक्शन डे। बदल जाता है। एक तो वीडियो भी वायरल हुआ भाई, वो पहले दाढ़ी के साथ जाता है, फिर दाढ़ी हटा देता है, फिर सिर्फ मूंछों के साथ जाता है, फिर टकला होके चला जाता है, वो 4-5 बार जाके वोट दे के आता है। फादर्स नेम तुलसीदास खान, माँ का नाम मुमताज देवी। पिताजी का नाम है या कैप्चा मोड? प्राइम। ओ भाई, ये किरण रिजिजू है। ये तो ऐसा लग रहा है सिर्फ बीटीएस बैंड का लीड सिंगर। बीजेपी में ऑरा प्लस वाले इतने, मुझे डाउट हो गया अपने स्ट्रेट होने पे 2 सेकंड के लिए दोस्तों। शशि थरूर की कुछ भाषा में कुछ ऐसा कुछ खतरनाक सा भाषा, वो फ्लैबर, आई एम मेस्मराइजिंगली फ्लैबरगास्टेड। मजाक बनाकर रख दिया देश का। अरे ध्रुव भाई, ये सब क्या हो रहा है इंडिया में? वोटर्स को समझदार बनना पड़ेगा। तू फ्यूचर में किसको वोट देगा? बिग बॉस चालू कब हुआ? रियल इंडिया। ब्रो एक्सप्लेन्ड यूथ इन जस्ट 30 सेकेंड्स। ये भाई ठीक है। इसका मतलब मैंने चीटिंग नहीं की थी 12th में। CBSE अप्रूव्स ओपन बुक एग्जाम फॉर क्लास 9 फ्रॉम 2026-27। देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस वाज कॉल्ड चीटिंग। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि किताब तुम अब एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो, और बाथरूम तक तो हम लेके जाते ही थे ना। आज हर वोटर 4-5 वोट दे सकता है, जबकि कांग्रेस के टाइम में 1 ही वोट देने का अधिकार था। भाई तो बोल रहा हूँ, ये भी कितने अच्छे दिन आ गए। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव। इनको पॉजिटिव दिखता ही नहीं है किसी चीज में। भारत तक ग्रो कर रहा है। एक व्यक्ति जो 1 वोट दे सकता था आज 4-5 दे सकता है भाई। पहले लवारिस घूमते थे, आज पापा का नाम कम से कम आयु तो है। पहले तो बेघर होते थे, अब कम से कम हाउस नंबर पासवर्ड तो है।
है तो कुछ। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करना है। आपने किसी दोस्त के साथ, किसी प्यारे रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपनी दूसरी, उसके साथ शेयर भी कर सकते हो आप। कैसा लगा एपिसोड? कुछ न्यूज पर आपकी कोई टिप्पणी है या वैसे भी इन जनरल आपकी कोई सोच है, नीचे कमेंट सेक्शन में #Sunday सोच लिखकर आप हमें बता सकते हैं और हम अगले हफ्ते उसे सबके साथ डिस्कस करेंगे। अगेन वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। हम इसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और इंप्रूव वर्जन के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संडे शो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, शब खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।